नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे बेटा हमने आपको पहले बता दिया है केमिकल इक्वेशन क्या है। शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी केमिकल रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक छोटा सा तरीका है जिस तरीके में हम लोग जो है किस जो भी सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के रूप में है चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में हो, उनको हम बताते हैं उनके फॉर्मूला और सिंबल के रूप में। उससे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बेटा हमारे पास दो तरह केमिकल इक्वेशन होते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, दूसरा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक केमिकल इक्वेशन जिसमें जो है आपके नंबर ऑफ एटम प्रत्येक एलिमेंट के दोनों साइड में, मतलब कि रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी बराबर होते हैं। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड और वाटर का निर्माण करता है। तो यहाँ देख सकते हो जिंक की आपके एटम की संख्या 1 है, यहाँ भी जिंक के एटम की संख्या 1 है। क्लोराइड की एटम की संख्या यहाँ पर 2 और 1, 2 गुने 1 यानी 2 हो गया। क्लोराइड की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन बेटा क्या कराएगा? ये केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कराएगा। जबकि वहीं पर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइडों में जो भी एटम मौजूद है वो एटम की संख्या जो है दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड कहेंगे। जैसे यहाँ जिंक के एटम की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, या 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होगा अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में एटम की जो संख्या है वो प्रोडक्ट में वो एटम की संख्या नहीं है। ध्यान देने बात है कि केमिकल रिएक्शन, चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बेटा, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। क्यों करने की आवश्यकता होती है? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक ऐसी प्रक्रिया यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के माध्यम से हमें आपको जो बराबर करनी होती है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है दिस इज यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार एटम्स नाइदर बी क्रिएट नो बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ एटम जो होती है वो आपके जो केमिकल रिएक्शन द्वारा ना ही बनाई जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। यही कहना है कि यहाँ पे इसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। किसको बैलेंस करने की आवश्यकता होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सिर्फ इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि दोनों तरफ एटमों की जो भी संख्या है उसको बराबर कर दिया जाए। कैसे इसको बैलेंस करते हैं? चलो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे N2 जो है वो रिएक्शन करते हैं H2 से और NH3 बनाते हैं। नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से और अमोनिया का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर नाइट्रेट में नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उन सभी को एक ब्रैकेट में करना होता है। क्यों? क्योंकि हम इनके फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं करेंगे, इनकी एटम की संख्या या मॉलिक्यूल की संख्या में चेंजिंग लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? इनको ब्रैकेटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके हमको फॉर्मूले में कोई चेंजिंग लेकर नहीं आना है, इनके एटम्स की संख्या में चेंजिंग लानी है। फिर दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं? फिर इसका बैलेंसिंग करने के लिए दोनों तरफ में हम लोग का एटमों की संख्या जो है LHS में और RHS में जो भी एटम की संख्या उनको हम लोग लिख लेते हैं, यानी LHS और ये RHS हो गया। ठीक है, LHS में हम लोग के एटम की संख्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन LHS में जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 की संख्या में है, हाइड्रोजन में 2 की संख्या में है। यहाँ पे जो है आपका एटम की संख्या जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे एटम की संख्या हाइड्रोजन की वो 3 है। ये चीज़ ऐसे लिख लेंगे। फिर उसको कैसे बैलेंस करें? यहाँ पर देख सकते हो, बैलेंसिंग ऑफ एटम ऑफ द ऑन द बोथ साइड देयर आर 2 एटम ऑफ द नाइट्रोजन LHS 1 ऑन द 1 एटम। यहाँ पे देख सकते हो कि RHS LHS में 2 नाइट्रोजन एटम है और RHS में 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के सिंपल सा तरीका है कि 2 और 1 का एलसीएम निकाल। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 2 होता है, इसलिए हम जो है RHS में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देने की बात है कि जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा बेटा? इस ब्रैकेट के बाहर ना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई करने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली वो 2 मल्टीप्लाई कर जाएगी। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर गया और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यानी एक्चुअली में RHS में भी 2 एटम हो गए नाइट्रोजन के और यहाँ पे एटम की संख्या हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हो गई वो 6।
तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि 2 और 6 कैल्शियम कितना होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है 6 होगी, तो इधर भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। और इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन बन के जो आपका रिप्रेजेंट होगा 2N2 3H2 एरो 2NH3। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो हो गया आपका बैलेंस्ड।